मानव का प्रकटीकरण मानव की आरंभिक अवस्था को दर्शाता है। मनुष्य प्रकृति से बहुत अधिक प्रभावित था, क्योंकि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो बहुत सीमित थी। जैसे भोजन हो गया, जैसे वस्त्र हो गया, आवास हो गया, तो वो अपनी मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो प्रकृति पर ही निर्भर रहता था। जैसे वो अगर भोजन प्राप्त करना चाह रहा है तो वो पेड़ों से फल फ्रूट इकट्ठा करते थे और या कंदमूल को वो खाते थे। गुफाओं का प्रयोग वो घर के रूप में करते थे। तो उनकी जो आवश्यकता थी वो बहुत सीमित थी और वो आवश्यकताएं प्रकृति द्वारा ही पूरी की जाती थी। वो देवी देवताओं की पूजा करते थे, वो प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति से डरते थे। तो उस समय की जो आरंभिक अवस्था है, जब टेक्नोलॉजी ना के बराबर थी, उस अवस्था को मानव का प्रकृतिकरण कह सकते हैं। फिर आता है प्रकृति का मानवीकरण। मनुष्य अपने जो सांस्कृतिक विरासत है वो टेक्नोलॉजी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण के साथ इंटरेक्ट करता है। प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के लिए टेक्नोलॉजी का विकास करता है। जैसे घर्षण और ऊष्मा का जो कंसेप्ट है उसको वो समझकर वो आग का आविष्कार करता है। डीएनए के रहस्य या डीएनए को अगर वो जानकर अनेक बीमारियों का वो इलाज ढूंढ सकता है। इस तरह समय के साथ उसने टेक्नोलॉजी का विकास किया, प्रकृति के नियमों को समझा और प्रकृति में ही परिवर्तन करना शुरू कर दिया। जैसे तीव्रतर यान विकसित किए, ये यान जो विकसित किए वो वायुगतिकी के नियमों को समझकर किए। बहुत सी भूगर्भिक प्रक्रिया, ये जो चट्टानों की जो संरचना है उसकी बेहतर जानकारी प्राप्त करके, या जो समुद्र का नितल है या स्थल भाग में जो खनिज है उनका वो दोहन किया। इसके अलावा प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उन्होंने प्रकृति को समझा, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया और धीरे धीरे मनुष्य पर्यावरण की जंजीरों को ढीला करता रहा और समय के साथ टेक्नोलॉजी की सहायता से पर्यावरण में बहुत ज़्यादा परिवर्तन भी करता रहा। इसके बाद हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र यानी स्कोप की बात करते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि भूगोल में जो पृथ्वी का अध्ययन मानव के आवास के रूप में किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि मनुष्य सदा से भौगोलिक अध्ययन का केंद्र बिंदु रहा है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में हम उन सभी पदार्थ, कर्म, विचार आदि को शामिल करते हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य और पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। स्कोप में जो पहला मत है वो एल्सवर्थ हैंटिंगटन का है। उन्होंने 4 प्रकार से मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की बात की है। पहला है भौतिक दशाएं। सबसे पहले पृथ्वी को उन्होंने ग्लोब के रूप में देखा। यहाँ पर भौगोलिक दशाओं में भू आकृतिक एवं संरचना का अध्ययन किया, जलाशय का अध्ययन किया, मिट्टी और खनिज और जलवायु, इनका अध्ययन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। अगर पृथ्वी पर जीवन के रूप में विषय क्षेत्र की बात करें तो पृथ्वी पर पौधे, पशु और मनुष्य में जीवन पाया जाता है। इन सब का अध्ययन भी हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में करते हैं। मानव की अनुक्रिया, अगर हम बात करें मानव की अनुक्रिया यानी मानव इंटरेक्ट करता है अपने एनवायरनमेंट के साथ। मनुष्य भौतिक आवश्यकता के लिए अपने पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया अनुक्रिया करता है और मनुष्य की जो भौतिक आवश्यकता है उसमें भोजन, जल, वस्त्र, आवास, औजार, ये मनुष्य की भौतिक मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इसके अलावा वो कुछ ऑक्यूपेशनल यानी मौलिक व्यवसाय अपनाता है, जिसमें परिवहन के साधन, आखेट, मत्स्य पालन, पशुचारण, कृषि, लकड़ी काटना, खनन। वह अपना व्यवसाय अपने पर्यावरण के अनुसार वो चयन करता है। और इसके अलावा कार्य, अगर हम कुशलता की बात करें तो इसमें विनिर्माण, वाणिज्य, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक प्रेरणा और मनोरंजन इसमें शामिल होता है। फिर आती है मनुष्य की उच्चतम आवश्यकता यानी हायर नीड, जिसमें शिक्षा, विज्ञान, धर्म, कला, साहित्य और सरकार को शामिल किया जाता है। तो ये सब जो क्षेत्र है वो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में अध्ययन किए जाते हैं और शामिल किए जाते हैं।